नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि काबुल पर हमले का इस्लामाबाद में देंगे जवाब। तालिबान रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को धमकी, 10 साल तक जंग की कही बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि एनर्जी संकट के बीच एक्शन में मोदी सरकार, रिफाइनरियों पर लगाया एस्मा, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का दिए निर्देश। आगे जिक्र होगा कि अमेरिकी अटैक में ईरानी जहाज के डूबने पर बोले जयशंकर, गलत वक्त पर गलत जगह फंस गए। आगे आपको बताएंगे कि नेपाल में शांतिपूर्ण चुनाव पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले शांति समृद्धि के लिए मिलकर काम करेगा भारत। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में होगी बारिश, 50 की स्पीड से चलेगी हवा, आईएमडी का आया ताजा अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। काबुल पर हमले का इस्लामाबाद में देंगे जवाब। तालिबान रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को धमकी, 10 साल तक जंग की कही बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अफगानिस्तान के तालिबान शासन में रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि वह पाकिस्तान से 10 साल तक लड़ने को तैयार है। मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद को कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि काबुल को निशाना बनाया जाता है, तालिबान पलटवार करेगा और इस्लामाबाद में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अफगान मीडिया ब्रॉडकास्टर टोलो न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में ये बात कही। इंटरव्यू को प्रसारित किया जाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनर्जी संकट के बीच एक्शन में मोदी सरकार, रिफाइनरियों पर लगाया एस्मा, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 5 मार्च को जारी एक आदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सभी रिफाइनरियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्पादन के दौरान निकलने वाली प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का अधिकतम उपयोग एलपीजी के उत्पादन में किया जाए। एलपीजी असल में प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है और देश में इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू रसोई गैस के रूप में किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एस्मा के तहत जारी इस आदेश में तेल रिफाइनरियों से कहा गया है कि वो उत्पादित एलपीजी को केवल 3 सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों, इंडियन ऑयल, आईओसी, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल को ही उपलब्ध कराए। इसके साथ ही सरकार ने रिफाइनरियों को प्रोपेन एवं ब्यूटेन का उपयोग पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने में करने से रोक दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी तेल रिफाइनरी कंपनियां प्रोपेन या ब्यूटेन का इस्तेमाल न तो पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण के लिए करेंगी और न ही उनका उपयोग प्रसंस्करण, क्रैकिंग या रूपांतरण करेगी। आदेश में कहा गया है कि इन गैसों से बनने वाली एलपीजी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को खाना पकाने के उपयोग के लिए बेची जाएगी। और इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और भारत में इस समय 33.08 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं और सरकार की कोशिश रसोई गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गलत वक्त पर गलत जगह फंस गए। अमेरिकी अटैक में ईरानी जहाज के डूबने पर बोले जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी जहाज आइरिस डेना पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो हमले के मुद्दे पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत यूएन क्लॉस और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करता है, लेकिन मानवीय आधार पर ईरान के जहाज को शरण देने का फैसला सही था, लेकिन वो गलत वक्त पर गलत जगह फंस गए। साथ ही उन्होंने हिंद महासागर की भू राजनीतिक जटिलताओं को समझते हुए भारत की जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। जयशंकर ने डायलॉग में बोलते हुए कहा कि ईरान की ओर से संदेश मिला था कि एक जहाज जो उस वक्त भारत की सीमाओं के सबसे निकट था, बंदरगाह में आने की इच्छा जता रहा था। जहाज में तकनीकी समस्या थी। 1 मार्च को भारत ने अनुमति दी और कुछ दिनों बाद जहाज कोच्चि में डॉक हो गया और इस जहाज पर कई युवा कैडेट सवार थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेपाल में शांतिपूर्ण चुनाव पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले शांति समृद्धि के लिए मिलकर काम करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए वहां की जनता और सरकार को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि नेपाल के उनके भाई बहनों ने पूरे उत्साह के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल की लोकतंत्र की यात्रा में गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल के लोगों और उनकी नई सरकार के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करता रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल की जनता और सरकार को सफल और शांतिपूर्ण चुनाव
कराने पर हार्दिक बधाई। आपने नेपाली भाई बहनों को इतने उत्साह के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते देखना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। रुख करता है अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में होगी बारिश, 50 की स्पीड से चलेगी हवा। आईएमडी का आया है ताज़ा अलर्ट। जहाँ दोस्तों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश भर के तमाम राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अगले 4 दिनों में 9 मार्च तक दिन का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 6 से 8 डिग्री तक ज़्यादा रह सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने 8 राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। दोस्तों आईएमडी के अनुसार 9 से 11 मार्च के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कई राज्यों में गर्मी और उष्ण लहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 13 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हल्की बारिश यहां पर हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश न तोड़े कई मिथक, हरिद्वार में बोले सीएम धामी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने सभी मिथकों को तोड़कर प्रचंड बहुमत से सरकार को दोबारा आशीर्वाद दिया। सीएम धामी ने बात शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया। भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कतर ने लिया बड़ा फैसला, बेचारा बना पाकिस्तान, दहलीज पर गंभीर संकट। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने से कई देशों में एनर्जी संकट की आहट आती हुई दिख रही है। पाकिस्तान इसमें सबसे आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ एनर्जी का गंभीर संकट इसके दहलीज पर खड़ा है। पड़ोसी मुल्क के पास कच्चे तेल से लेकर एलएनजी गैस सप्लाई तक बस कुछ दिनों का ही स्टॉक बचा हुआ है। दोस्तों इस बीच कतर ने पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी है। कतर ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई करना बंद कर देगा। इसकी जानकारी पाकिस्तान के फेडरल एनर्जी मिनिस्टर अली परवेज मलिक ने दी है। उनका कहना है कि कतर के इस फैसले से पाकिस्तान में एनर्जी संकट और भी गंभीर होने वाला है। हालांकि कतर से एलएनजी की सप्लाई पहले से ही बाधित हुई है, क्योंकि ईरान ने इसके प्लांटों पर कई मिसाइल दागे थे और इसके बाद से कतर ने एलएनजी के प्रोडक्शन और सप्लाई को रोक रखा है और इस कारण से पाकिस्तान जैसे देश पर गंभीर संकट छाया हुआ है। अब कतर ने नोटिस भेजा है कि वो पाकिस्तान के लिए एलएनजी सप्लाई को रोक देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐतिहासिक सभा होगी, पीएम मोदी की रैली के लिए ब्रिगेड मैदान में भाजपा ने किया भूमि पूजन। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के साथ होगा। रैली की तैयारियों के तहत शनिवार को ब्रिगेड मैदान में विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर खास तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे और उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, केंद्रीय मंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, राज्य सह अध्यक्ष राजू बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। नेताओं ने रैली की सफलता और राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शाह को काले झंडे दिखाए जा रहे, कांग्रेस रोके गए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के विरोध में शनिवार को जिला महानगर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसके बाद शाह को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने तुलसी चौक पर रोककर हिरासत में ले लिया। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में अमित शाह गो बैक के पोस्टर थामे थे। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि शाह को देवभूमि की जनता को बताना चाहिए कि भारत में अमेरिकी दखल पर केंद्र सरकार चुप क्यों है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से कथित तौर पर जुड़े वीआईपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। हरिद्वार में कुछ नेताओं के संरक्षण में चल रही नशे की तस्करी पर कार्रवाई कब होगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान क्यों किया जा रहा है।
और इस पर भी गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने हरिद्वार के एक विधायक की संपत्ति की जांच कराने की मांग भी उठाई और वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा और महानगर कांग्रेस महासचिव राजीव भार्गव ने आरोप लगाया कि शाह की रैली में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। इस दौरान NSUI महानगर अध्यक्ष याज्ञिक वर्मा, वरिष्ठ नेता CP सिंह, यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव शुभम जोशी समेत कई सारे मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने रूसी तेल की खरीद की शुरू। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक दी है रियायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने देश के पास समुद्र में फंसे लगभग 1.5 करोड़ बैरल से अधिक रूसी कच्चे तेल की खरीद शुरू कर दी है। रिफाइनरी ये कदम पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधाओं से पैदा हुई चिंताओं के बीच उठा रही है। सूत्र ने कहा कि अमेरिकी वित्त विभाग ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल कार्गो खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिवसीय लाइसेंस जारी किया है, जिसके बाद रिफाइनरियों ने अपनी खरीद तेज कर दी है। रूस के तेल के शीर्ष खरीदारों में शामिल भारत ने अमेरिका के दबाव के बाद अपनी रूसी तेल की खरीद कम कर दी थी। फरवरी में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात घटकर 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे निचला स्तर है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क में कटौती को भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद कम करने से जोड़ दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच एस जयशंकर की ईरानी मंत्री से मुलाकात। क्या है भारत का नया प्लान, आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह से मुलाकात की और एक दिन बाद ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची से भी बातचीत की। भारत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच शांति के लिए सभी पक्षों से तनाव कम करने और संयम बरतने का आग्रह किया और इस बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 30 दिनों की छूट की पेशकश की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका ईरान युद्ध के कारण बढ़े भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति में व्यवधान के बीच वैश्विक तेल बाजारों पर दबाव कम करना है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों का आवागमन ठप हो गया है, जिसमें 200 से अधिक जहाज फारस की खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। 150 जल डमरू मध्य के बाहर इंतजार कर रहे हैं और 38 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि व्यवधानों के बावजूद भारत की ऊर्जा स्थिति मजबूत बनी हुई है। पर्याप्त भंडार प्रतिदिन भरा जा रहा है और LPG या LNG की कोई कमी नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इराक जंग से सबक, कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट जैसी गलती ना हो इसलिए भारत बना रहा है तीनों सेनाओं का नया कमांड। जी दोस्तों, भारत अब अपनी सेनाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लंबे समय से मांग हो रही संयुक्त थिएटर कमांड को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। ये सुधार सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साथ मिलाकर एकीकृत कमांड बनाने का काम करेगा, यानी तीनों सेनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कमांडर के अधीन काम करेंगी। ये बदलाव भारत की सैन्य ताकत को बहुत बढ़ाएगा और दुश्मन के सामने बेहतर तैयारी करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खाड़ी देशों में फंसे 12,000 भारतीयों ने मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार, विदेश मंत्रालय आया एक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ के अमेरिका, इजरायल, ईरान जंग के 7वें दिन हालात और भयावह हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों और बंद होते हवाई रास्तों के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की बेचैनी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्टों के अनुसार करीब 12,000 भारतीय नागरिकों ने अपने वतन लौटने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी और क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावासों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा संकट संयुक्त अरब अमीरात में दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के कारण वहां का हवाई क्षेत्र लगभग बंद है और सामान्य उड़ान सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। इस कारण हजारों भारतीय यात्री यहां फंस गए हैं और उनके सामने घर वापसी का रास्ता लगभग बंद हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन फंसे हुए भारतीयों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो थोड़े समय के लिए घूमने या किसी काम से संयुक्त अरब अमीरात गए थे। इनमें ऐसी यात्री भी शामिल हैं जो किसी अन्य देश जाने के लिए वहां रुके हुए थे। इसके अलावा कई छात्र भी इस संकट में फंस गए हैं क्योंकि ईरानी हमलों के बाद कई शिक्षण संस्थाओं को बंद करना पड़ा है या पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से चलाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कतर ने कह दिया युद्ध 2-3 हफ्ते भी चला तो तबाही पक्की, भारत प्लान बी में जुटा। जी हाँ दोस्तों, ईरान इसराइल के बीच युद्ध गहराता जा रहा है। अमेरिका इसराइल की तरफ से ईरान पर अटैक कर रहा है। पिछले 7 दिनों से ये संघर्ष जारी है और हर रोज़ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच युद्ध की आर्थिक चपेट पूरी दुनिया पर आने वाली है क्योंकि इस लड़ाई के केंद्र में कच्चा तेल है। अब युद्ध के 7वें दिन कच्चे तेल को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई बंद हुआ
तो ये संकट दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर युद्ध के कारण तेल निर्यात प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की कीमतें अगले 2 से 3 हफ्तों में $150 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध तुरंत खत्म भी हो जाता है तो भी उत्पादन और आपूर्ति को सामान्य स्तर पर लाने में कई हफ्तों से महीनों तक का समय लग सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईरान इजराइल युद्ध के बीच यूपी में पेट्रोल डीजल की कमी की खबर, डीएम ने किया अफवाह का खंडन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में ईरान इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह उड़ रही है, जिसके चलते अलग अलग पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग बाइक कार का टैंक फुल कराने के साथ एक्स्ट्रा डिब्बों में भी तेल भरवा रहे हैं, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मच गया है। स्थिति देख डीएम ने लोगों से ऐसी अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। उनके मुताबिक जिले में सब कुछ सामान्य है और इसके अलावा जनपद के पंप संचालकों ने भी कमी की बात से नकारा है। जनपद में ये अफवाह फैलते ही महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा और अन्य क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग बाइक, कार और अन्य वाहनों के फ्यूल टैंक फुल कराने के साथ साथ अतिरिक्त डिब्बों में ईंधन भरवाने पहुंचे। कई जगहों पर मारामारी की स्थिति भी देखी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, जंग के बीच दिखाया शांति का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में चल रहे ईरान इजराइल अमेरिका तनाव के बीच एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ईरान शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कई देश इस संकट को रोकने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि कुछ देशों ने अब इस टकराव को खत्म करने के लिए मीडिएशन शुरू किया है। उनके मुताबिक ईरान हमेशा क्षेत्र में स्थायी शांति का समर्थक रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर देश की इज्जत, स्वतंत्रता और संप्रभुता को चुनौती दी जाती है तो ईरान अपनी रक्षा करने में कोई हिचक नहीं दिखाएगा। वहीं इस युद्ध के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला शुक्रवार था जब देश भर में सामूहिक जुमे की नमाज पढ़ी गई। खासतौर पर केंद्रीय तेहरान और आसपास के इलाकों में बड़ी भीड़ देखी गई। लोग समूहों में नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकलकर शहर के अलग अलग हिस्सों में जमा हुए। ये नज़ारा दिखाता है कि जंग के बीच भी आम लोग धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को गाली देने वाले बालेनशाह बनेंगे नेपाल के पीएम। भारत को लेकर कैसी है उनकी सोच, आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले साल सितंबर में जेन ज़ी के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल ने अपनी नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा का केंद्र रहे हैं काठमांडू के पूर्व मेयर बालेनशाह। उन्होंने झापा 5 से चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 35 साल के बालेनशाह न केवल युवाओं के पसंदीदा उम्मीदवार हैं बल्कि उन्हें नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है। बालेनशाह का राजनीतिक सफर जितना प्रभावशाली रहा है उतना ही विवादों से घिरा भी। नवंबर 2025 में उनके एक फेसबुक पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मचा दी थी। उस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका, भारत और चीन के साथ साथ नेपाल के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। हालांकि पोस्ट बाद में हटा ली गई, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट ने उनकी छवि एक अराजक विद्रोही के रूप में स्थापित कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई देश खुद को नहीं कह सकता सर्वोच्च ताकत, वैश्विक तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज कोई भी देश पूरी तरह से हावी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 20वीं सदी के मध्य से एक निश्चित विश्व व्यवस्था बनाए रखने की वैश्विक अपेक्षा वास्तविक थी और अब शक्ति विभिन्न आयामों में काफी हद तक फैल गई है। आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग 2026 में बोलते हुए विदेश मंत्री ने पिछले 7 दशकों में वैश्विक शासन के विकसित होते स्वरूप पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जब हम इन 70 वर्षों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1945 या 1989 को हमेशा के लिए स्थिर करने की उम्मीद एक बहुत ही अवास्तविक उम्मीद थी। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन वॉर से ईरान क्राइसिस तक पीएम मोदी ने दुनिया को 2 टूक, मिलिट्री संघर्ष समाधान नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को यूक्रेन और अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध को जल्द समाप्त करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि संघर्षों के समाधान का एकमात्र रास्ता संवाद और कूटनीति ही है। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद मध्य पूर्व में अराजकता फैल गई, जिसके परिणाम
परिणाम स्वरूप तेहरान ने जवाबी हमले किए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईरान ने अब पाकिस्तान के इस दोस्त मुल्क पर बरसाए ड्रोन, जंग का एक और मोर्चा खुला। जी हाँ दोस्तों, ईरान जंग का दायरा बढ़ाता ही जा रहा है और ईरान ने अब अजरबैजान पर ड्रोन्स दागे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अजरबैजान में स्थित नख्चिवन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय जल क्षेत्र में युद्ध की आहट, नौसेना अभ्यास में शामिल हुए ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबोया। जी हाँ दोस्तों, जल क्षेत्र में युद्ध की आहट, नौसेना अभ्यास में शामिल हुए ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ईरानी युद्धपोत जिसकी पहचान फ्रिगेट आइरिस देना के तौर पर हुई है, जो पूर्वी भारतीय बंदरगाह से ईरान वापस जा रहा था, युद्ध क्षेत्र में नहीं डूबा, बल्कि इसे अमेरिका ने तब डुबाया जब वो अपने देश में शांति मिशन की गूंज लेकर जा रहा था। यह हमला खाड़ी से सैकड़ों मील दूर हिंद महासागर में हुआ, जहां अमेरिकी और इजरायली सेनाएं ईरान पर हमला कर रही हैं।